नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह आज 10 मई 2021 के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। पहला मुद्दा है आयुष 64 और काबासुरा कुडिनीर, इसके राष्ट्रव्यापी वितरण अभियान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2021 के बारे में, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2021। और तीसरा मुद्दा होगा ई संजीवनी ओपीडी सेवा के बारे में। ये तीनों मुद्दे के बारे में हम काफ़ी डिटेल से अभी चर्चा करने वाले हैं, तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा स्टार्ट करते हैं आयुष 64 और काबासुरा कुडिनीर का राष्ट्रव्यापी वितरण अभियान के बारे में। यह चर्चा में क्यों आया है, तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 और काबासुरा कुडिनीर औषधि के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है। इसके मुख्य बिंदु पर हम बात करें तो ये जो दवा जो है, अभी के टाइम में जो कोविड महामारी का दूसरी लहर जो चल रही है, इसका मुकाबला करने में यह काफ़ी सहायता कर रहा है। यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपनी पॉली हर्बल औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुडिनीर की राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान इसी के तहत शुरू किया है। इन औषधि को कोविड-19 संक्रमित जो रोगी हैं, जो मैंने अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं, अर्थात मैंने जिनको कोविड का लक्षण अभी दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का लक्षण है, तो उनको यह वितरित किया जा रहा है। यह दवा जो है यह काफ़ी उपयोगी और प्रभावशाली भी साबित हुई है और इसका क्लिनिकल परीक्षण भी हो चुका है, जिसके माध्यम से यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का कहना है कि इस राष्ट्रव्यापी औषधि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ये दवा का जो वितरण हो रहा है, इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त इस दवा के वितरण में सेवा भारती संस्था जो है उसको जोड़ा गया है, ताकि इसका वितरण आसानी से हो सके और जन जन तक इसका लाभ पहुंचे। यह दवा जो है कोविड-19 के हल्के और माध्यम लक्षण का इलाज के लिए कारगर औषधि है और इसका देशव्यापी वितरण एक व्यापक रणनीति बन गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आयुष 64 औषधि के बारे में। तो आयुष 64 औषधि है, इसमें सप्तपर्ण, कुटकी, चिरैता और कुबेराक्ष जैसे औषधियाँ इसमें मिला करके बनाया गया है। यह व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा बनाया गया है और यह सुरक्षित तथा प्रभावशाली औषधि है। यह दवाई लेने का जो सलाह है, यह आयुर्वेद एवं योग आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा भी दी गई है कि इसका आप यूज कर सकते हैं। आयुष 64 औषधि या दवा जो है, यह आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित की गई है। अब हम जान लेते हैं इसके क्लिनिकल परीक्षण के बारे में। तो कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय तथा CSIR के माध्यम से कोविड-19 संक्रमित हुए जो मरीज हैं, उन पर आयुष 64 का जो प्रभाव है यह देखा गया है। काफ़ी सुरक्षित प्रभाव देखा गया है और इसका मूल्यांकन करने के बाद इस दवा को जन जन तक पहुंचाने का भी योजना बनाया गया है। चूँकि यह कोविड-19 जो महामारी है, इससे संक्रमित जो लोग हैं उन पर इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है और इससे सुरक्षित होने का भी मूल्यांकन किया गया है। परीक्षण में पाया गया कि आयुष 64 हल्के और माध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 हल्के और माध्यम कोविड-19 संक्रमण के रोगियों के लिए एक आशा की किरण है। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय
आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS के बारे में। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का इंग्लिश में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS भी कहा जाता है। यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिंध एवं होम्योपैथी के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने और उसमें संयम स्थापित करने के लिए भी और उसका विकास करने में जो विकास करने में यह एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2021। यह क्या है? इसमें हम बात करेंगे कि यह थैलेसीमिया बीमारी क्या है, यह क्यों उत्पन्न होता है, इसके निवारण के उपाय क्या है और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं। तो यह चर्चा में क्यों आया है, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2021 को मनाया जाता है। हर वर्ष यह 8 मई को मनाया जाता है। तो वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का थीम जो था, यह था कि एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, यह इसका थीम था। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के बारे में। तो 8 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि थैलेसीमिया के बारे में निर्णय लेना और नीति निर्माणकर्ताओं, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले पेशेवरों, रोगियों और उनके परिवारों तथा समुदायों के माध्यम से एक दूसरे को जागरूक करना है और उसके मध्य जागरूकता को बढ़ाना है। थैलेसीमिया रोग होता क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त संबंधित रोग है जिसमें क्या होता है कि जो जीन होते हैं, जो इस रोग के जीन होते हैं, वह माता और पिता किसी से भी बच्चे में संक्रमित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चे में या जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले जो उत्तरदायी जीन होते हैं, वो या तो नष्ट हो जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका जो होता है, वह या तो नहीं बन पाता है या बनता भी है तो तुरंत नष्ट हो जाता है। अर्थात उनके जो शरीर के अंग है और ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन भी इससे कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो शरीर में हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के क्षति के जो कारण है, इसमें लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे इनेमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर शरीर में लाल रक्त कण बनता भी है तो वह बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है या नहीं बन पाता है। इसमें जो बच्चे जो संक्रमित होते हैं या जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को यह बीमारी होती है थैलेसीमिया का, उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर अगर खून नहीं चढ़ाया जाएगा तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं थैलेसीमिया की प्रकार की। तो थैलेसीमिया वैसे 2 प्रकार की होती है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जीन या जीन समूह अनुपस्थित होते हैं। बीटा थैलेसीमिया में होता है कि इसमें जो दोष होता है, इसमें बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो प्रोटीन होते हैं वह दोषग्रस्त होते हैं। इसके अन्य उप प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थैलेसीमिया के अल्फा और बीटा प्रकार के कई उप प्रकार भी हैं, जिसको मैं 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है थैलेसीमिया मेजर। इस प्रकार के रोगियों में क्या होता है कि उनके माता पिता दोनों से रोगपूर्ण जीन प्राप्त होते हैं। इस रोग से ग्रसित जो लोग होते हैं वे गंभीर इनेमिया से पीड़ित होते हैं
और उनका जो शारीरिक विकास होता है काफ़ी धीमी गति से होता है। परिपक्वता में विलंब के साथ साथ उनका शारीरिक विकास बहुत धीरा होता है। साथ ही उनके शरीर का जो ये अंग पलीहा होता है, यकृत होता है और हृदय होता है या हड्डी होता है, इस सब से समस्या उनको होती है। इन सब में जो पलीहा, यकृत, हृदय और हड्डियों से संबंधित समस्या भी उनमें ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ रक्त की कमी हमेशा रहती है, इनेमिया भी रहता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है अच्छा से। दूसरा प्रकार होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ऐसे रोगियों में क्या होता है कि हल्के से लेकर गंभीर तक लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार होता है थैलेसीमिया माइनर। तो थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है कि इस प्रकार के विकार से पीड़ित लोग जो होते हैं वो रोग वाहक का काम करते हैं। अधिकांश समय इनमें लक्षण दिखाई नहीं देता है। थैलेसीमिया माइनर जो होता है यह हल्का होता है। हल्का तब प्रकट होता है जब माता या पिता दोनों में से रोगी को 1 से दोषपूर्ण जीन प्राप्त होते हैं। किसी एक में अगर दोषपूर्ण जीन प्राप्त होता है तो उसका थोड़ा सा लक्षण उनके बच्चे में भी होता है, लेकिन यह दिखाई नहीं पड़ता। यह काफ़ी हल्का लक्षण होता है। हो सकता है कि उनके बच्चे के जो बच्चे हों उनमें इसका लक्षण ज़्यादा दिखाई दे। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया का इलाज के बारे में। तो थैलेसीमिया का इलाज जो होता है इसका पता तब चलता है जब उसके शरीर में रक्त की जो खून का जांच होता है। और यह बीमारी ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं किया जाता है, यह उपचार करने योग्य बीमारी है। थैलेसीमिया मेजर के रोगियों का इलाज जो होता है इसमें कई तरह की थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जाता है, जिसमें से कुछ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी हो गया, आयरन कीलेशन थेरेपी हो गया इत्यादि इसमें शामिल है। इसमें से कुछ ट्रांसफ्यूजन भी शामिल होते हैं जो मरीजों को स्वस्थ लाल रक्त कोशिका को अस्थायी रूप से अपूर्ण आपूर्ति करते हैं ताकि उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो सके और रोगी के शरीर में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन भी पहुंच सके। कुछ बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से, जिसमें अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया जाता है, इसके माध्यम से भी उनका इलाज किया जाता है, जिससे थैलेसीमिया की बीमारी ठीक हो जाती है। इस प्रकार थैलेसीमिया अब जो है यह घातक रोग नहीं रह गया है और इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च और डॉक्टरों का रिसर्च के माध्यम से इसका इलाज संभव हो पाया है। इसमें जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं इनका अगर उचित देखभाल हो और समय समय से इनका जांच होता रहे और जो डॉक्टर जैसे बताते हैं वैसे अगर ये कार्यक्रम करते हैं तो यह ठीक भी हो सकता है और लोग अच्छा भी रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थैलेसीमिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBAK के माध्यम से थैलेसीमिया सहित आनुवंशिक विकारों से पीड़ित बच्चों को प्रारंभिक जांच एवं उपचार प्रदान किया जाता है। इसमें जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है, इसके माध्यम से इस प्रकार के जो रोगी हैं उनको मुफ्त में रक्त दिया जाता है, निःशुल्क रक्त प्रदान किया जाता है। साथ ही थैलेसीमिक इंडिया जैसे कई गैर सरकारी संगठन हैं जो भारत में थैलेसीमिया का मुकाबला करने के लिए मदद करते हैं और इसके लिए वे कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट मुद्दा है ई-संजीवनी OPD सेवा। यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो भारतीय सेना के जो पूर्व डॉक्टर हैं उनको फिर से ज्वाइन करने के लिए बोला गया है और वे जो पूर्व डॉक्टर हैं वे ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पर अपनी OPD सेवा प्रदान करेंगे। अब हम जान लेते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टर जो हैं वे ई-संजीवनी पर OPD सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसमें वे भारतीय सेना के जो रिटायर्ड डॉक्टर जो थे वे फिर से अपना ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेंगे और वे आम नागरिकों को टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से
ऑनलाइन कंसल्टेशन देने का काम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। भारतीय सेना का यह कदम कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जो चुनौती है उससे निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ई संजीवनी क्या है। तो ई संजीवनी एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसमें क्या होता है कि ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों और अलग थलग पड़े हुए समुदायों से विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह काम करती है। इसमें क्या होता है कि जो लोग माने गांव में हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में हैं जहां पर डॉक्टर की पहुंच कम है, वहां पे ई संजीवनी के माध्यम से डॉक्टरों का सेवा पहुंचाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर और जो मरीज है उनके बीच वीडियो कॉलिंग से संवाद स्थापित किया जाएगा और उधर से जो पेशेंट है अपना जो भी उनको प्रॉब्लम है या बीमारी है उनके बारे में डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर इधर से उसका इलाज बताएंगे और दवा बताएंगे, दवा खाएंगे, साथ ही साथ जो जांच बताएंगे डॉक्टर उनको करा करके और फिर ऑनलाइन माध्यम से ही उनको रिपोर्ट भेज दिया जाएगा, जिससे रिपोर्ट दे करके फिर डॉक्टर उनको दवा बताएंगे। और इस तरह से यह जो सेवा है यह मुफ्त सेवा है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा वगैरह का खर्च नहीं करना है, यह बिल्कुल मुफ्त है। इसमें दो तरह का टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया जा रहा है। पहला है डॉक्टर से डॉक्टर, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से विचार विमर्श कर सकता है, और दूसरा है कि रोगी से डॉक्टर, जिसको ई संजीवनी ओपीडी कहा गया है, जिसमें टेली परामर्श डॉक्टर और मरीज के बीच में हो जाएगा। तो डॉक्टर से डॉक्टर जो संवाद होगा उसको ई संजीवनी कहा जा रहा है, और डॉक्टर से रोगी से डॉक्टर का जो बात हो रहा है उसको ई संजीवनी ओपीडी के नाम से जाना जा रहा है। अब हम ई संजीवनी ओपीडी के बारे में जान लेते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी भारत सरकार की प्रमुख टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी-टेक मोहाली के तत्वाधान द्वारा विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को है जो सी-टेक मोहाली के माध्यम से विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय जो सेना के पूर्व डॉक्टर हैं, वे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सेवा देंगे। अब हम जान लेते हैं कि क्या होता है टेलीमेडिसिन सेवा। तो टेलीमेडिसिन सेवा जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ जो होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान और सहक्रियात्मक संकेंद्रण से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित देखभाल संबंधित जो सुविधाएं लेना चाहते हैं उसको पहुंचाई जा रही है। इसमें ग्रामीण स्तर पर लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है, और जो भी व्यक्ति अगर चाहते हैं इस सेवा का लाभ उठाना, वो इसमें अपने से इसमें जुड़ सकते हैं और अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर जनरल डिस्कशन #UPSC पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।